नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, कश्मीर घाटी में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है और इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के एक संगठन टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और ये 7 में से 6 तो दोस्तों बाहरी थे, एक वहां के डॉक्टर थे और 6 बाहरी मजदूर थे जो टनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। केंद्र सरकार के द्वारा वहां पर टनल बनाई जा रही है, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसी में ये मजदूर हैं और इन पर अटैक किया गया था, जिसके बाद से पूरे कश्मीर में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में हम लोग बात करेंगे कि क्यों ये टारगेटेड किलिंग की जा रही है, इसके पीछे का मकसद क्या है और इनसे निपटने के तरीके क्या-क्या हैं, किस प्रकार से निपटा जा सकता है। तो आप आर्टिकल देख पाओगे। देखो, आज के टाइम पे ना मीडिया भी बहुत बड़ा रोल निभाती है, खास करके विदेशी मीडिया। विदेशी ऐसे कुछ लोग जो भारत को यहाँ पर बदनाम करने, भारत की छवि खराब करने के लिए भी जाने जाते हैं, वो लोग का देखिए। यहाँ पर नवभारत टाइम है, इन्होंने लिखा आतंकी हमला टनल वर्कर्स पर हुआ, जो वहां की न्यूज है, ठीक है। दैनिक भास्कर ने लिखा कि कश्मीर में हमला हुआ, लश्कर संगठन के टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली। मतलब टीआरएफ ने जिम्मेदारी भी ले ली है और ये बात पुख्ता हो गई थी। लेकिन अब यहीं पर बीबीसी क्या लिख रहा है, देखिएगा ध्यान से। जम्मू कश्मीर चरमपंथी हमले में 7 की मौत। ये आतंकी हमला नहीं मान रहे हैं, ये चरमपंथी हमला कह रहे हैं। इनके आर्टिकल्स आप पढ़ोगे ना तो फिर आपको समझ में आएगा कि हिंदू मुस्लिम के बीच में चरमपंथी ऐसे एक्टिविटी होती रहती है और उसमें एक दूसरे पर अटैक करते हैं और फिर वहां पर जाने जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये लिखे हैं चरमपंथी हमले में 7 की मौत। नीचे आप लाइन देखोगे तो यहाँ पर भी दिखेगा आपको, निर्माणाधीन सुरंग के पास चरमपंथी हमला हुआ है। ये पूरे डिटेल में भी हर जगह चरमपंथी यूज किए हैं, जबकि ये साफ हो चुका है। टीआरएफ ने भी सूत्रों के अनुसार जिम्मेदारी ले ली है कि हाँ, हमने ये अटैक किया है वहां पर, और यहाँ पर ये यही सब छाप रहे हैं। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह जी का भी ट्वीट आया है और इन्होंने भी इसमें टेरर अटैक का यूज किया है, इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन होता क्या है ना कि आप देख रहे हो आज के टाइम पर विदेशी मीडिया हो या फिर कुछ ऐसे अमेरिका कनाडा जैसे देश हैं, वो इंडिया की छवि धूमिल करने पर लगे हुए हैं। फिलहाल गृह मंत्री जी ने भी जिसे जैसे कहा है कि इनसे सख्ती से निपटा जाएगा और देश की एजेंसियां लगी हुई हैं और कड़ा जवाब देंगे इनको। तो इस घटना के बैकग्राउंड को समझेंगे और साथ ही साथ आगे के आने वाली एक्टिविटी पर हम लोग नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात है साथियों, टेक्स्ट बुक का कामयाबी एक्सप्रेस सेल चल रहा है और इसके तहत 14% का आप डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये जो 13% था अब ये 14% हो गया है। एमजेटी कूपन कोड यूज करोगे तो 14% का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा और ये 601 रुपए में आपको मिलने वाला है। टेक्स्ट बुक पास प्रो 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। ध्यान रहे, वैसे अगर कोई कूपन कोड वहां पर जो दिए रहते हैं उसको यूज करोगे तो 8% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर एमजेटी कूपन कोड यूज करोगे तो 14% का डिस्काउंट मिलेगा। इंडिया के सभी एग्जाम का मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर का टेस्ट, प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर सब आपको यहाँ पर मिल जाने वाले हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर कामयाबी एक्सप्रेस सेल का फायदा उठाइए। टॉपिक पर वापस आते हैं, बात करते हैं द रेजिस्टेंस फ्रंट की। तो द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है, जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है, वो लश्कर-ए-तैयबा का ही एक ग्रुप है, लश्कर-ए-तैयबा का ही एक संगठन है। लश्कर-ए-तैयबा देखो, ये लोग क्या करते हैं ना, जो आतंकवादी संगठन होते हैं, जब इनको आतंकी संगठन घोषित कर दिया जाता है यूएन के द्वारा या अन्य देशों के द्वारा, तब ये क्या करते हैं कि अपने से ही फंड कर करके कुछ और नाम से नए नए संगठन बना लेते हैं, या कहें कि एक प्रकार से नई नई कंपनियां बना ली और उनके थ्रू करवाते हैं हमले या उनके थ्रू एक्टिविटी करवाते हैं, उनके थ्रू लोगों को जोड़ते हैं। तो ऐसे ही द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है, ये लश्कर-ए-तैयबा का ही एक संगठन है और उसी के द्वारा पूरा फंड किया जाता रहा है। और ये आज नहीं, आज से पहले भी बहुत सारे ऐसे टारगेट किलिंग कराता रहा है। तो अभी जो हमला हुआ है ये गांदरबल के गगनगीर इलाके में हुआ है। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे का टनल कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहां पर आतंकियों ने हमला किया। हमले करने से पहले कहा जाता है कि 1 से 2 महीने तक रेकी कर रहे थे ये लोग। यहाँ से 2 से 3 आतंकी थे, वो 1 महीने से रेकी कर रहे थे और उसके बाद से यहाँ पर अटैक किया गया है। यानी कि एक प्रकार से कहें कि बिल्कुल टारगेट किलिंग की गई है कि जो पंजाब के, बिहार के, मतलब जो जम्मू कश्मीर के नहीं है, उनको लेकर के किलिंग की जाए और जिससे वहां पर लोग, बाहरी लोग आने से डरे। अब इसके पीछे भूमिका क्या है? देखो, वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टियां जो चुनाव लड़ती हैं ना, वो एक मुद्दा ये भी उठा रही हैं आज के टाइम पर कि आपकी जो यहाँ पर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर आपकी जो चीजें यहाँ रेवेन्यू जनरेट होती हैं या जो सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, इनका लाभ बाहरी लोग उठा रहे हैं। बाहरी लोगों को यहाँ पर ला करके बसाया जा रहा है आर्टिकल 370 के बाद से। ऐसी वहां पर वहां के पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह, इवन कांग्रेस पार्टी के भी कुछ लीडर्स ने वहां पर जाकर के ऐसा कहा, क्योंकि केंद्र सरकार के विरोध में बोलना था और केंद्र सरकार ही वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड करा रही है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लोगों में, वहां के जो निवासी हैं या फिर वहां के जो संगठन है, उनके दिमाग में ये डाल देना कि देखो, ये बाहरी लोग जो हैं, इन्हीं से दिक्कत है। तो और दूसरी बात ये
कि बाहरी लोगों में जब खौफ आ जाएगा तो वहां पर आएंगे भी नहीं, और वो एरिया जो है उन्हीं के द्वारा फंडेड रहेगा, उन्हीं के द्वारा यहाँ संचालित किया जाएगा, जैसे कि पहले होता आ रहा था। टेरर एक्टिविटीज बढ़ती रहेंगी। तो इसी का फायदा उठा करके टीआरएफ जो है ये टारगेट किलिंग करता है जो बाहर से आते हैं उन लोगों पर। पहले क्या करता था, पहले टीआरएफ कश्मीरी पंडितों को टारगेट करता था और कश्मीरी पंडितों को वहां से धीरे धीरे खत्म करने या निकालने की कोशिश में लगा रहता था। लेकिन पिछले 1-2 सालों में ये देखा है गया है कि गैर कश्मीरी, खास करके जो सिख कम्युनिटी के हैं, जो हिंदू कम्युनिटी के हैं, उन पर टारगेट किलिंग की जाती है। अभी कुछ ही दिन पहले बिहार के एक मजदूर अशोक चौहान की मृत्यु हुई थी, हत्या की गई थी, और अब यहाँ पर और एक टेरर अटैक किया गया है। तो ये सब द रेजिस्टेंस फ्रंट के द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले आपने भी देखा था जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स आए थे तो उसके जस्ट 1-2 दिनों के अंदर ही एक बड़ा एक्टिविटी हुआ था, ऐसा टेरर अटैक हुआ था जब जम्मू कश्मीर में कटरा जा रहे एक बस था, जो मां वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु, उन पर अटैक किया गया था और वो बस पलट गई थी, उसमें कई लोगों की मृत्यु हुई थी। और उस टाइम पर ये देखने को मिला था कि जम्मू सेक्टर में अटैक्स हुए थे, कई सारे लगातार कई अटैक जम्मू सेक्टर में हुए थे। मतलब कश्मीर में जो होता था, कश्मीर में अब तक सारी घटनाएं होती थी, कश्मीर में पुलिस वगैरह या फोर्सेस वगैरह, पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह वो ज्यादा लग गई वहां पर, तो वहां पर बढ़िया सिक्योर किया गया। तो इधर जम्मू क्षेत्र में जाकर के अटैक किया गया था, तो ये उस टाइम पर देखने को मिला था। तो मतलब ये लोग ना अपनी स्ट्रेटेजी बदल बदल के अटैक करते रहते हैं जिससे वहां पर खौफ बना रहे। फिलहाल अपनी देश की एजेंसियां लगी हुई हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है, जैसे ही मिलेंगे वैसे ही इनको 72 हुरों के पास पहुंचाया जाएगा। लेकिन जब से ये आर्टिकल 370 रिमूव किया गया है तब से टारगेट कर करके कुछ लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जैसे जैसे गैर मुस्लिम जो हैं, खासकर कश्मीरी पंडित जो हैं, उन पर अटैक किया जाता है। बीजेपी के कार्यकर्ता अगर कोई है, स्थानीय निकाय में चुने गए लोग हैं अगर, तो उन पर अटैक किया जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं अगर या अधिकारी हैं, उन पर अटैक किया जाता है। वहाँ के कोई सरकारी कर्मचारी हैं, उन पर अटैक किया जाता है। दूसरे राज्यों से अगर जम्मू कश्मीर में आकर के कोई पोस्टिंग हुई है जिसकी, वो जॉब कर रहा है, तो उन पर अटैक किया जाता है। तो ऐसे अटैक्स पिछले दिनों में काफी देखने को मिले हुए हैं। पिछले कई सालों से, जब से 370 रिमूव किया गया है तब से वहां पर ऐसी टारगेट किलिंग की जा रही है। मतलब कोई बड़ा ऐसा अटैक नहीं किया गया कि बड़ा कोई आतंकी हमला हुआ हो, बम धमाका हुआ हो बहुत बड़े लेवल पर, लेकिन टारगेट किलिंग की जा रही है बहुत ज्यादा। तो अब ऐसे में बात ये आती है कि जम्मू कश्मीर में तो अब तो सरकार का भी गठन हो गया है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बन के आई है और नई सरकार बनते ही उमर अब्दुल्ला ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में अपने स्टेटहुड का दर्जा करने के लिए प्रस्ताव पेश किया और पास भी करा लिया। उसको उपराज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई। तो अब बात आती है कि जब ये जाएगी बात केंद्र के पास कि भाई स्टेटहुड का दर्जा दो, किस मकसद पर देंगे, किस लक्षण पर देंगे? क्योंकि अभी वहां पर टेरर एक्टिविटीज अगर ऐसे बढ़ती रहेगी और वहां पर पुलिसिंग या बाकी जो डिपार्टमेंट है अगर वो जम्मू कश्मीर के हाथ में दे दिया जाएगा तब तो वहां पर और सिचुएशन खराब हो जाएगी, क्योंकि केंद्र के कंट्रोल में नहीं रहेगी चीजें। और इन्होंने ये भी कहा है कि जब मतलब स्टेटहुड का दर्जा मिल जाएगा तो अपने कैदियों वगैरह को भी बहुत सारे लोगों को छुड़ाएंगे। तो अब ऐसे कैदी जो टेरर एक्टिविटी में शामिल होने के आरोप जिन पर लगे हैं वो जम्मू कश्मीर की जेलों में या अन्य जेलों में बंद है, उनको अगर छुड़ा दिया जाएगा तब तो और दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आ रही हैं। फिलहाल राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद भी अभी एक लंबी प्रक्रिया है जिसके बाद ही उसको स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा। मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत 2019 के तहत इसको हटाया गया था, आर्टिकल 370 को, और स्टेटहुड का दर्जा हटाया गया था, मतलब इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था जम्मू कश्मीर को। तो अब वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा दोबारा से स्टेटहुड का दर्जा देने के लिए, यानी कि संसद के दोनों में से किसी एक सदन में प्रस्ताव लाना होगा, बिल लाना होगा, उसको संशोधन बिल को पास कराना होगा, दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे में भी पास होगा, फिर राष्ट्रपति की मोहर लगेगी और वो जब अधिसूचना जारी करेंगे तब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिल गया, यानी पूर्ण राज्य वो बन गया, तो उसके बाद बहुत सारी पावर्स आ जाएंगी वहां के मुख्यमंत्री के हाथों में, वहां की गवर्नमेंट के हाथों में। जैसे जैसे वो विधानसभा में हर मामले पर कानून बना पाएंगे, समवर्ती सूची के मामले में और राज्य की सूची के मामले में कोई वित्तीय बिल लाना होगा तो वो करा पाएंगे। 15% विधायकों को मंत्री बना पाएंगे, अभी 10% बना पाते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो, अखिल भारतीय सेवाओं, इनकी सबकी ट्रांसफर पोस्टिंग, ये सब सरकार के कंट्रोल में आ जाएगी जम्मू कश्मीर के। 286, 87, 88 और 304 में बदलाव होगा जिससे व्यापार, टैक्स, वाणिज्य, इन सब मामलों में भी राज्य सरकार का कंट्रोल हो जाएगा। जेल की कैदियों की रिहाई की जा सकेगी और यही सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा डर है। फिलहाल देखना अब ये होगा कि स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को कब मिलता है और वहां पर ऐसी एक्टिविटी कब तक शांत होती है। इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन है आपसे कि
जम्मू कश्मीर में जो नेशनल फ्रंट ने जीता है अभी चुनाव, मतलब मुख्यमंत्री बने हुए हैं उमर अब्दुल्ला, इनकी पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी चुनाव में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री का भी नाम अगर आप बता पाओ तो बता दीजिएगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर का मैप ये है। संकल्प बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे करंट अफेयर का ये बैच ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। संकल्प बैच में करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के दोनों पढ़ाया जा रहा है। 100% बाइलिंगुअल क्लासेस होती हैं। 12 महीनों की आपको ई बुक दी जाती है। टॉपिक वाइज डिटेल कंटेंट आपको मिलता है, डिटेल क्लास नोट्स मिलती है। साथ ही साथ में 30 प्लस स्टैटिक जीके क्लासेस, मंथली ई बुक्स, मॉक टेस्ट, ये सब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर ये कोर्स आपको मिल जाएगा एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप पर आपको जाना है, एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको। वहां से लॉगिन वगैरह करने के बाद वीडियो कोर्स में जाना है। वीडियो कोर्स में जाने के बाद मोस्ट पॉपुलर बैच में, और उसके बाद से आप इस बैच को ले पाओगे। डेमो वगैरह दिया गया है, डेमो क्लास जाकर के देख लेना। योजना परियोजना का एक क्लास डेमो भी डाला गया है फ्री में, वो देख लेना। पसंद आएगा तो परचेज करना। कूपन कोड वगैरह भी वहां पर आपको मिल जाएगा, जिससे थोड़ा मोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कोई समस्या आती है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जिसमें आपकी पूरी सहायता की जाएगी। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।